पूरा एकेडमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तुम एग्ज़ाम के एक वीक पहले निकाल सकते हो। ठीक है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, बट डेफिनेटली तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा एक प्रायोरिटी तुम्हें लाइफ में देनी पड़ेगी। एक पॉइंट आएगा, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको तुम्हें फोड़ना ही, ये सोच के चलना है कि उस पॉइंट तक हमें इतना अच्छा बन जाना है कि हम वो पॉइंट पे फोड़ देंगे सारा कुछ। सो तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में वो चीज़ें करते बैठोगे तो तुम एग्जैक्टली जो तुम्हें लाइफ में करना है पूरी लाइफ भर, वो तुम मिस कर जाओगे। 3-4 लैक्स हमारा एवरेज CTC है। मुझे टीचर्स ने रिजेक्ट किया था, मुझे कॉग्निजेंट ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि सारे लोग क्लोन अगर बनाने लग गए तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। आज हमारे साथ जो है वो हिमांशु है, वो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर है सैमसंग में, एंड वो जो है एक Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें करी है इस जर्नी में, एंड वो अपनी इंसाइट शेयर करेंगे, वो अपनी लर्निंग शेयर करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हिमांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा कि लाइक मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी या फिर कहाँ से बिलोंग करते हो। So, hi everyone. So, myself Himanshu Agrawal. I currently work at Samsung Bangalore, and I have been into ACM-IC PhD regionals as well. And along with that, I did a 6-month internship at Fresh Gravity. So, and I also I am a 4-star coder at CodeChef. So yeah, this is all about me. ओके, सो बेसिकली आपको हिमांशु की जर्नी से लग रहा होगा कि वो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर भी है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी उसने करी है। तो आज के पॉडकास्ट में वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके वहाँ पे जाए उससे पहले आप थोड़ा सा अगर सैमसंग का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो एलोबरेट कर सको कि भाई सैमसंग में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और कौन से राउंड थे, कितने राउंड थे और कैसे अप्लाई किया था। डेफिनेटली सो सैमसंग डेफिनेटली मैं एक Tier 3 कॉलेज चाहता हूँ, तो सैमसंग मेरे लिए ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मतलब लिंक्डइन के थ्रू पता चली। एक्चुअली मैं काफ़ी लिंक्डइन पे एक्टिव था एक्चुअली, क्योंकि कंपनीज आती नहीं है तो लिंक्डइन पे ही मुझे पता चलता था कि कंपनीज आ रही है, उसका ड्राइव चल रहा है। सो लिंक्डइन पे एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली कि सैमसंग हायर कर रही है 22 ग्रेजुएट्स के लिए। सो मैंने देखा कि मतलब ओपनिंग में क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है एंड सभी चीज़ें देखी, और फिर एक रेफरल के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। एक एम्प्लॉय से रेफरल लिया, उसको बताया कि क्या चीज़ें मैंने की है, क्या चीज़ें मुझे आती है। सो उसने मुझे रेफरल भी कर दिया, और फिर रेफर से मुझे अराउंड अ वीक में मुझे उनका शॉर्टलिस्टिंग का मेल आ गया था कि मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ प्रोसेस के लिए। सो बेसिकली पूरे प्रोसेस में 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट 2 मतलब एक कोडिंग टेस्ट होते हैं, एंड देन रिमेनिंग 2 इंटरव्यूज़ होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द कोडिंग राउंड्स, सो फर्स्ट वन तो मतलब बेसिक होता है, उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं हमें, और वो 2 क्वेश्चंस हमें अराउंड 1.5 आवर्स में सॉल्व करने होते हैं। सो वो डिपेंड करता है, DSA पे आएंगे वो, उसमें ना ही कोई MCQ होगा, ना ही तुम्हें कोई डेवलपमेंट वाला पार्ट कराएंगे, ओनली कोडिंग वाला पार्ट होगा उसमें। सो वो DSA पे बेस्ड होगा। तुम बोल सकते हो बेसिक DSA, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, ग्राफ्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये बेसिक में मैं कंसिडर कर लूँगा तुम्हें, क्योंकि ये इतना एडवांस नहीं, ये सब तो आनी चाहिए। अगर तुम DSA कर रहे हो तो इतना तो आना ही चाहिए। तो इस पे ये बेस्ड था। एंड फिर सेकंड राउंड सैमसंग का एक स्पेसिफिक राउंड होता है जो सैमसंग एडवांस टेस्ट बोलते हैं इन्हें। तो ये इस राउंड में होता है ये कि मतलब 3 घंटे दिया जाता है और एक ही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। बट वो एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। तुम हार्ड कैटेगरी लीड कोड वाली बोल सकते हो, या फिर CP लेवल का थोड़ा सा बोल सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हें काफ़ी चीज़ें सोचनी होती है। बस एक चीज़ सोच के कि ये इस एल्गोरिथम से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें 3 से 4 फंक्शंस लिखने होंगे और उसको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करना होगा। सो ये एक कोडिंग राउंड सैमसंग का स्पेसिफिक होता है, सैमसंग एडवांस्ड कोडिंग राउंड बोल के। और फिर ये क्लियर मेरा हुआ। उसके बाद में एक वीक में मुझे मेल आ गया था कि मैं इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। सो डेफिनेटली एक अच्छी बात थी कि इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरव्यूज़ के लिए मतलब कोडिंग टेस्ट बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं, बट इंटरव्यूज़ के लिए कुछ लोग ही शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो मेरी प्रोफाइल अच्छी थी तो उस वजह से इंटरव्यूज़ हुए मेरे। उसमें भी मतलब एक इंटरव्यू था, वो काफ़ी मतलब 10 ईयर एक्सपीरियंस गाय था। सो उसने मुझे पहले वेलकम वगैरह किया, फिर इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, फिर उसने मुझे DSA के क्वेश्चंस पूछे। मुझे उसने 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं बता सकता हूँ कि लिंक लिस्ट हो गया, तुम्हारा ट्रीज हो गया, इस टॉपिक्स पे तुम्हें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे कि बाइनरी सर्च हो गया, उसमें भी 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो टाइप के कॉन्सेप्ट वो थोड़ा डीप डाउन करेंगे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें देख के जाना। फिर होता है, फिर आखिरी राउंड था HR राउंड, और वो मतलब बेसिक राउंड था
15 मिनट्स का डिस्कशन राउंड था, सो वो हुआ एंड फिर उसके 2 वीक्स बाद में मुझे ऑफर आया उनकी तरफ से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, या वी हैव ऑफर फॉर यू, सो दैट वाज हैप्पी मोमेंट फॉर मी। एग्जैक्टली और अगर आप मतलब स्पेशली अगर आप छोटी कॉलेज से बिलोंग करते हो और वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज नहीं आती है, तो वो मोमेंट जो है ऑलवेज हैप्पी रहता है और वो भी लगता है कि भाई प्राउड भी होता है थोड़ा बहुत Yes, कि भाई कि हमने कुछ किया किया है एक्चुअली जो Yes. लोगों से डिफरेंट है थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके कॉलेज में, आप टीयर 3 कॉलेज से हो, तो आप कौन से कॉलेज से हो और आपका वो कोडिंग कल्चर कैसा था आपकी कॉलेज में, और कितनी कंपनियाँ आती थी और कितने पैकेज तक की कंपनियाँ आती थी? ज़रूर। सो मैं बिलोंग करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ये महाराष्ट्र का एक कॉलेज है। और मेरे कॉलेज में मतलब कोडिंग कल्चर बताया जाए तो मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में इतना ध्यान देते नहीं हैं, और जब थर्ड ईयर में उन्हें पता चलता है कि कंपनीज के लिए हमें पढ़ना है, सो वो थर्ड ईयर के एंडिंग में स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना, एंड फिर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में वो सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कंपनीज में लग जाते हैं। सो उनको ऐसा स्टार्टिंग से ही मोटिवेशन नहीं कि हमें बड़े कंपनीज में आना है, हमें अच्छा काम करना है, सो वो मोटिवेशन उनका स्टार्टिंग से नहीं होता है। तो ये कल्चर मेरे कॉलेज में था, बट हम मतलब 3 लोग थे, तो हम तीनों ने मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली फर्स्ट ईयर के एंडिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि कुछ तो मतलब अच्छा करना है। सो उस टाइम पे हमने 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया, और वो आज तीनों लोग, उसमें से मैं एक हूँ, मैं सैमसंग बैंगलोर में हूँ, और एक दूसरा है वो हैदराबाद में कैडेंस में, और थर्ड वाला जो है वो सैमसंग नोएडा में काम करता है। सो तीनों की मतलब 15+ प्लेसमेंट लगी है, 15+। सो मतलब एक डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट था हमारे तीनों के लिए कि हमने तीनों ने स्टार्टिंग में कुछ डिसाइड किया था एंड देन फिर वो वर्कआउट किया। सो ये ऐसा कल्चर हमारे कॉलेज का। और कंपनीज की बात किया जाए तो कंपनीज मोस्टली सर्विस बेस्ड ही आती है, एक आधा 2 आती है कंपनीज, मतलब वो भी टेस्टिंग वाले रोल की आती है, प्रोडक्ट बेस्ड भी आती है, बट वो 1-2 ही होती है, और वो उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि हर साल आएगी, वो जनरली कभी आती है कभी नहीं आती है। सो डिपेंड्स उनके ऊपर है टोटल की कितनी सीट्स खाली है। सो वही सीन है हमारा कि यानी 3-4 लैक्स हमारा एवरेज CTC है कॉलेज का प्लेसमेंट्स का। सो वही है कॉलेज का कल्चर एंड ऑल। 3-4 लाख्स तो आई थिंक उसको हमें कंसिडर करना चाहिए टीयर 3 कॉलेज में, बिकॉज टीयर 3 कॉलेज में ही इतना पैकेज होता है। इवन मेरी कॉलेज में भी 3-4 लाख्स 5 लाख्स की तक की पैकेज आते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि लाइक अभी कितना DSA जो है वो इनफ है अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करना है, और ऐसे स्पेशली सैमसंग को टारगेट करना है किसी को, एंड ऑल्सो लाइक कि CP कितना रिक्वायरमेंट है, लाइक CP को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है या फिर बेसिक लेवल का जो CP होता है वो भी काम चला जाएगा? सो बेसिकली DSA इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज, क्योंकि वही एक उनका पैरामीटर होता है चेक करने के स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, कि वो चेक कर पाए कि ये हमारी कंपनी में फिट हो पाएगा या नहीं। सो डेफिनेटली DSA तो रिक्वायर होता ही है, बट जहाँ तक बात है CP की, CP तुम्हें ज़रूरी तो नहीं है, मतलब नेसेसरी बात वाली तो नहीं है, बट अगर करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें एज मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और जितने भी CP करने वाले लोग हैं वो तुम्हें यही कहेंगे कि CP इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें एज मिलेगा बाकी तुम्हारे कंपटीटर्स से। सो वो ऐसा फ़ायदा करता है कि तुम्हारी मतलब जो तुम्हें कॉन्टेस्ट के टाइमिंग्स होते हैं उसमें कम टाइमिंग तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो तुम डिफरेंट अप्रोच ट्राई करोगे, वही वो इन्वायरमेंट तुम्हें सिमुलेट करता है कोडिंग टेस्ट वाला, कि तुम कोडिंग टेस्ट में जैसे 2 घंटे में तुम्हें 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने हैं, तो वो सिमुलेट करता है CP। सो डेफिनेटली एक फ़ायदा होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा अप्रोचेस सोच पाते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। सो डेफिनेटली CP अगर करोगे तो अच्छा होगा। और DSA, जहाँ तक बात है DSA की, वो तो तुम्हें डेफिनेटली करना ही है। किसी भी कंपनी 90% ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तुम्हें DSA पूछा ही जाएगा, और अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। वो क्योंकि वो पैसे पे ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे कि तुम्हें DSA तो डेफिनेटली अच्छा आता हो। बाकी चीज़ें ठीक ठाक भी हो तो चलेगा, बट DSA तो एक मेन क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। हाँ एग्जैक्टली और मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो नेसेसरी नहीं है, अगर आप करते हो तो आपको डेफिनेटली ओवरेज मिलेगा, आपको मतलब आगे आप जा सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन असेसमेंट अभी काफ़ी हार्ड हो रहे हैं। तो CP मतलब थोड़ा बहुत तो मस्त जैसा हो गया है कि लाइक लोग करना पड़ता है, तभी आप ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर कर सकते हो। डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर जमता है तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें अगर वो रैंक मैटर कर रही है कि ठीक है हमारी रैंक इस कॉन्टेस्ट में इतनी है, हमें अगली बार में इंप्रूव करनी है, हमें हमारी प्रोफाइल इंप्रूव करनी है, तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो। वरना तुम फिर ओपन सोर्स में भी जा सकते हो। तो डेफिनेटली वेज तो काफ़ी है, तुम कोई भी वेज एक्सप्लोर कर सकते हो।
एग्जैक्टली तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो वो है कि लाइक आपने कोर सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़े थे? लाइक कोर सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर किया होगा ऑब्वियसली, और आई थिंक कोर सब्जेक्ट तो हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है थोड़ा बहुत, तो वो सब प्रिपरेशन आपने कहाँ से करी थी? सो टॉकिंग अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स, एक्चुअली ये पूछा जाता है काफ़ी इंटरव्यूज़ में। एक बेसिकली एक मेजर पार्ट तो नहीं होता है, बट डेफिनेटली 5 to 10% तुम्हारा इंटरव्यू उस पर भी डिपेंड होता है कि तुम्हें कोर सब्जेक्ट्स, अगर तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो या ना भी हो, तो भी तुम्हें कितना नॉलेज है कि तुम एक्चुअल कंपनी में ठीक है काम तो कर लोगे, बट एक बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो तुम्हें कितने पता है, तो उसके लिए वो कंपनीज पूछती है। तो बेसिक 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ऊप्स होता है तुम्हारा, DBMS होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, और तुम्हारा OS होता है। तो ये सारी 4 चीज़ें तो ये तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स कभी पूछा नहीं जाता इतना मोस्टली, बट जो तुम्हें टॉप 2 बताए मैंने कि हाँ ऊप्स और DBMS और OS, तो ये तुम्हें फ्रीक्वेंटली दिखेंगे इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरव्यूज़ में। सो ये तीनों मैंने ऊप्स तो मैंने Geeks for Geeks से ही पढ़ा था, क्योंकि उस पर काफ़ी क्यूरेटेड कंटेंट है। सो ऊप्स के लिए डेफिनेटली मैं Geeks for Geeks रिकमेंड करूँगा। और बचा हुआ तो जो तुम्हारा OS और DBMS है, तो उसके लिए तुम यूट्यूब पे नॉलेज गेट और गेट स्मैशर्स ये फॉलो कर सकते हो। काफ़ी यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे ये, तो डेफिनेटली ये अच्छा रिसोर्स है। और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ चाहिए तो फिर ऑनलाइन तो जावा टी पॉइंट एंड ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे तुम्हें नोट्स वगैरह, अगर कुछ थ्योरी वाला कंटेंट चाहिए तो वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। सो यही रिसोर्सेज है जो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए यूज़ किए थे। एग्जैक्टली और मेरे भी सिमिलर ही रिसोर्सेज है, मतलब मैंने भी वही सेम रिसोर्सेज फॉलो किए थे और ऑलमोस्ट सभी वही करते। तो अब बात करते, आपने मतलब सैमसंग में अप्लाई किया, उससे पहले आप एक और कंपनी में काम करते थे, ठीक है, और वो आपका आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद आपको सैमसंग में जॉब मिली, राइट? सो वो कंपनी में मतलब कैसा था कि लाइक आपको तब जॉब नहीं मिल रही थी, तो तब आप क्या सोच रहे थे और आपका माइंडसेट क्या था तब? लाइक आपको सैमसंग नहीं मिली थी तब, उससे पहले? अच्छा, तो डेफिनेटली मेरे को जो जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की है वो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। वहाँ पे मेरा इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम दोनों था। तो फिर मैंने इंटर्नशिप तो की थी, बट मुझे अंदर से लग रहा था कि डेफिनेटली मुझे एक बेटर कंपनी, बेटर MNC में जाना है, जहाँ की मेरा एक बड़ा इम्पैक्ट हो। वो एक्चुअली एक स्टार्टअप था और मुझे इम्पैक्ट की तरफ देख रहा था मैं कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा। तो सैमसंग जैसी एक बड़ी कंपनी, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, उनके इम्पैक्ट काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं। सो मुझे ऐसी कंपनीज में काम करना था, तो मुझे वहाँ पे भी काम अच्छा मिल रहा था। डेफिनेटली वहाँ पे फ्री हैंड्स दिए थे, जो भी करना है हम कर सकते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट हमें चेक करना है, कुछ करना है। सो वो प्रॉपर तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते थे और तुम्हें फिगर आउट करना था कि कैसे तुम उसको वर्क करोगे। सो वो वाला कल्चर भी अच्छा था, बट मुझे मेजरली इम्पैक्ट वाले फोकस पे ज़्यादा फोकस था मेरा। सो दैट्स वाई आई टारगेटेड मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। काफ़ी में रिजेक्शन आए, काफ़ी से ऑफर भी आए, बट एट द एंड मैंने सैमसंग चूज़ किया। सो या तो आपके पास मतलब ऑफर कितने थे, मतलब क्या क्या ऑफर थे आपके पास? ऑफर ऐसे गिना जाए तो मतलब 6 से 7 ऑफर थे, बट डिपेंडिंग ऑन रोल्स, लोकेशंस, मैंने एट द एंड सैमसंग चूज़ किया। मेरे पास एक और मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एनवीडिया का ऑफर था, वो एनवीडिया, बट वो टेस्टिंग वाला रोल था। सो दैट एंड द लोकेशन वॉज पुणे, विच इज़ इन महाराष्ट्र। सो आई थॉट अबाउट इट एंड देन आई चोज सैमसंग। सही बात है। और मतलब इतने, मतलब आपके पास 6 ऑफर थे, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि बहुत कम लोगों के पास होते हैं इतने ऑफर्स। एंड लाइक उसका मतलब ये 6 ऑफर मिले, तो उसके पहले आपने रिजेक्शन भी बहुत सारा देखा होगा, चाहे वो ऑनलाइन असेसमेंट में हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ में हो, या फिर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, राइट? सो उसको आप कैसे हैंडल करते थे? बिकॉज आई थिंक Tier 3 कॉलेज में ये प्रेशर बहुत लोगों को होता है कि वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते और उसके वजह से वो ट्रैक बदल देते। तो आप वो रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते थे, या फिर आप कह लो कि लाइक वो रिजेक्शन कैसे आप एन्जॉयमेंट बनाते थे, या फिर आपको जर्नी का वो एक पार्ट बनाते थे? या सो डेफिनेटली हमें मेहनत तो करनी है। मतलब अब देखा जाए कि हमने कम मेहनत की थी 11-12 के टाइम पे। सो दैट्स वाई वी लैंडेड एट Tier 3 कॉलेज। और जो IITs वाले बच्चे या फिर Tier 1 वाले कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उन्होंने इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में उन्होंने मेहनत की है। दैट्स वाई दे आर इन द Tier 1 कॉलेजेस। और उन्हें मतलब कंपनीज आती है लेने, क्योंकि उन्होंने कंपनीज को क्या चाहिए, एटलीस्ट बच्चा मेहनती हो, कि मतलब स्टूडेंट जो भी हो, जो वो हायर कर रहे हैं, वो मेहनती होना चाहिए। तो उनको दिखता है कि इन्होंने इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में मेहनत की है, तो वहाँ से हमें ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। बट ऐसा नहीं कि हमें वो कैपेसिटी नहीं है, हम उतनी मेहनत दिखा नहीं सकते। सो हमें भी मतलब दिखानी होगी कि हम भी कैपेबल है तुम्हारे जॉब प्रोफाइल्स के लिए। सो हमें एक्स्ट्रा इनपुट डालना पड़ेगा कि हम भी तुम्हारे लायक है, तुम उस सीट के लिए हम कैपेबल है। सो हमें
भले हम कॉलेज में कंपनीज नहीं आती तो हम कंपनीज के पास जा सकते हैं, जैसे कि ऑफ कैंपस ड्राइव्स होती है, ऑफ कैंपस जब ओपनिंग्स निकलती है तो हम खुद कंपनीज के पास जा सकते हैं कि हम में वो कैपेसिटी है, तो हम तुम्हारे उस प्रोफाइल के लिए कैपेबल है। सो ये बताना होता है। तो रिजेक्शन तो आएगी, वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज का नाम इतना अच्छा नहीं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज को कॉलेज से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कुछ कंपनीज को फ़र्क पड़ता है। सो वो डेफिनेटली देखेंगे कि कौन से कॉलेज से हो। बट अगर तुम्हारी प्रोफाइल इतनी अच्छी, तुम्हारा रिज्यूमे इतना अच्छा है कि तुमने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स, कुछ यूनिक तुम्हारे में है कि कंपनी के रिक्रूटर्स को दिखे कि तुम कैपेबल हो, तुम निकाल सकते हो, सो डेफिनेटली वो भी उनको भी टैलेंट की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। सो मुझे काफ़ी रिजेक्शंस आए, जैसे कि कभी कभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती थी रेज्यूमे में, तो फिर मैंने रेज्यूमे इंप्रूव करना स्टार्ट किया, कभी स्ट्राइवर्स की वीडियो देख के रेज्यूमे इंप्रूव किए, एंड देन फिर अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो अप्लाई तो होता, फिर लिंक्स नहीं आ रही थी कभी, तो लिंक्स आने के लिए भी हमें प्रॉपर मेंशन करना होती है सारी चीज़ें, हमारी कोडिंग प्रोफाइल्स, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स, तो प्रॉपर डिस्प्ले करोगे, प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, तो तभी आगे वाले को समझेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या किया, तुम लिंक्स प्रोवाइड करोगे उसे। सो एग्जैक्टली तभी पता चलेगा कि तुमने एग्जैक्टली क्या काम किया, कौन से टेक स्टैक पे काम किया, और तुम प्रॉपरली इस पोजीशन के लिए फिट हो। तो फिर लिंक्स आने स्टार्ट हुए, तो फिर कभी कोडिंग टेस्ट निकलता था, कभी नहीं निकलता था। फिर एट द एंड इंटरव्यूज़ की बारी आती थी। फिर इंटरव्यूज़ देना भी एक स्किल है, मतलब हर कोई इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा, बट इंटरव्यू देना भी एक अपने में स्किल है कि यानी तुम प्रॉपर क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हो, तुम क्वेश्चन को समझ कैसे रहे हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना है तुम्हें, तो वो सारी चीज़ें भी एक स्किल है। वो सारी चीज़ें सीखा मैंने। कभी इंटरव्यूज़ आते थे, बट फिर मेरे में वो स्किल नहीं थी उस टाइम पे, तो फिर मैं सीखता था बार बार कि यानी एग्जैक्टली इंटरव्यू कैसे देना है। काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखे कि इंटरव्यूज़ कैसे देने चाहिए, क्या इंटरव्यूज़ एक्सपेक्ट करते स्टूडेंट से। सो वो सारी चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड एट द एंड फिर जैसे तुम्हें पता है 5 से 6 ऑफर्स आए, सो वो एक डेफिनेटली जर्नी थी, बट उस टाइम पे मैंने करीबन 500 से 600 कंपनीज में अप्लाई किया था, तब जाके वो 5 से 6 ऑफर्स आए। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एक दिन सैमसंग का सपना आया और फिर मैंने अप्लाई किया, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं था। वो काफ़ी टाइम बाद में आता है, प्रैक्टिस से आता है। सो वो डेफिनेटली मैटर करता है। सो तुम्हारा 5% 2% तुम रेशो मान सकते हो कि इतना तुम्हारा सिलेक्शन एट द एंड ऑफर आने का होगा। सो डेफिनेटली अप्लाई करते रहो, और रिजेक्शन पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो आता रहेगा। तुम्हें बस उस एक मौके का वेट करना है कि जब वो एक मौका आए तुम रेडी हो प्रॉपर वे में। एग्जैक्टली। एंड द थिंग इज़ लाइक ये बहुत कॉमन हो गया है कि अभी बहुत सारे मतलब मेल ही नहीं आते, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। एंड ये कॉमन है एक्चुअली, सबके साथ होता है ऐसा, और सबने ये फेस किया होता है। तो मतलब अगर आप ऑडियंस हो और आपको मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी मैं नहीं कर सकता, तो ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, और ये सबके साथ होनी भी चाहिए, ठीक, ताकि उसको पता चले कि लाइक वो उसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो अब उसके बाद जो तुम्हें एट द एंड मिल रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है। रिजेक्शन जो एट द एंड तुम्हें चीज़ मिल रही है उसकी वो वैल्यू इंक्रीज होती है कि तुम्हें बहुत रिजेक्शन मिले, उसके बाद में तुम्हें मिला, तो उसकी इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन तो एक पार्ट है। एग्जैक्टली। और जो है अभी हिमांशु ने जो है वो बीच में बोला कि उसने प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया था। एंड मैं आपको बता दूं कि हिमांशु का एक प्रोजेक्ट है कोडिंग बडी, वो बहुत रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, और वो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ काफ़ी दिनों से। हिमांशु को तब से जानता हूँ मैं। एंड लाइक उसमें 4000 से 5000 आई थिंक इसके अराउंड ही यूज़र्स है हिमांशु के। तो आप ये बता सकते हो यूज़र को कि लाइक कि कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, आपको ये आइडिया कैसे आया, और आपने ये कैसे मतलब बनाया, या फिर कह लो कि अगर आप जूनियर्स हो, कोई जूनियर्स हो, तो आप उसको क्या गाइड करना चाहोगे प्रोजेक्ट्स के बारे में? डेफिनेटली। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने उसका बताया कि आप मेरा ही प्रोजेक्ट है। सो ये बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने कैसे होते हैं। अब कंपनी साइड ऑफ पर्सपेक्टिव से हम अगर सोचा जाए कि उन्हें कैसे प्रोजेक्ट चाहिए, कि अगर कोई यूनिक, अगर सब सारे एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए तो रिक्रूटर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट ये था। उसको ऐसा दिखना चाहिए कि डेफिनेटली एक यूनिक प्रोजेक्ट है, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं मिलेंगी जल्दी में कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनाए, कौन से टेक स्टैक पे बनाए, क्या वेब में बनाए या एंड्रॉइड में बनाए या ML AI यूज़ करे। तो तुम सोच सकते हो, काफ़ी डेवलपमेंट वाली चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड जो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम फेस हो रही है, तुम्हारी डेली लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या तुम उसको टेक से यूज़ करके कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या। सो भले ही वो प्रोडक्ट छोटा हो, अब मेरा भी एक एक्सटेंशन वो काफ़ी लाइट वेट है,
बट उसको प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है कि तुम्हें कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स ला के दे रहा है एग्जैक्टली एक ही टाइम पे, रियल टाइम पे तुम्हें सारे प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट बना के दे रहा है कि ये सारी कॉम्पिटिशन्स चल रही है और ये सारी अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स है। सो एक मुझे वो प्रॉब्लम था कि मुझे मिलते नहीं थे कॉम्पिटिशन्स और उसके टाइमिंग्स याद नहीं रहते थे। सो वो मुझे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मेरे लाइफ में फेस करता था मैं, क्योंकि मैं सीपी वाला बंदा था। सो वो मैंने प्रॉब्लम वहाँ पे सीखी और फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सके। तो मैंने पहले वेबसाइट का आइडिया सोचा, बट वो भी इतना इफिशिएंट नहीं था कि कोई वेबसाइट पे क्यों जाएगा। अगर एक्सटेंशन बनाते हो तो प्रॉपरली 1 सेकंड या 2 सेकंड लगते तुम्हें बस वो लिस्ट चेक करने के लिए। सो वो एक डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट था मेरे प्रॉब्लम के लिए। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढा करो, मतलब प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व कर रहे हो और उसका एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली लोग आएंगे और उसको यूज़ करेंगे और तुम्हारा फ़ायदा भी तो वो तो हमारे इंटरव्यूज़ के लिए होगा ही, और शॉर्टलिस्टिंग के लिए वो एक मेजर फैक्टर होता है क्योंकि सारे लोग क्लोन अगर बनाने लग गए तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं, कितना ही क्लोन बना लोगे। सो एक अलग से हमारा खुद का प्रोजेक्ट बनाओगे तभी जाके वो एक मेजर तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि तुम अच्छा प्रोजेक्ट बनाए तुमने। एग्जैक्टली ये मैं चीज़ मैंने भी देखा है। इवन मेरे पास भी अच्छा प्रोजेक्ट था एंड मतलब जितने भी लोगों के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, बहुत मतलब दिक्कत नहीं आती। इंटरव्यू में भले ही ना हो वो अलग चीज़ है, बट ये चीज़ बहुत सही है कि लाइक प्रोजेक्ट्स जो आप बनाओ वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। चाहे आप क्लोन भी बना लो, बट वो क्लोन को जो है ना मतलब पहले सीखने के लिए बना रहे हो तो ठीक है, बट अगर किसी रिज्यूम में डालने के लिए या फिर अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स के लिए बना रहे हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि जो आप खुद की लाइफ में आ रहा है, राइट। एंड हिमांशु ने भी वैसे ही किया था। इवन मैंने भी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो वैसे ही बनाया था कि लाइक मेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके ऊपर ही मैं जो है डीप डाउन करता हूँ, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ और वहाँ से जो आंसर निकल रहा है उसको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ कि भाई इससे टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व हो सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको भी हेल्प करेगी। तो आप थोड़ा बहुत अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए थिंग्स को। तो आई थिंक ये तो अगर आप क्लोन बना रहे हो तो ठीक है, आपने किसी चीज़ का समझो अमेजन का क्लोन बना दिया तो उसमें कुछ एक डेफिनेटली तुम खुद का एक एक्स्ट्रा ऐड कुछ फीचर्स जो तुम्हारे इसमें अमेजोन रियल अमेजोन में तो नहीं है, बट तुम्हें लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम है और ये अमेजोन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम हमारे प्रोजेक्ट में ये एक फीचर ऐड करेंगे कि ये 2 या 3 फीचर है जो अमेजोन से अलग है, जो मैंने खुद से बिल्ड किए। या फिर तुम इंस्टाग्राम का क्लोन बना रहे हो तो उसमें कुछ और यूजर्स कुछ और चीज़ें कर पाए। सो वो सारी चीज़ें अगर तुम क्लोन में भी ऐड करोगे तो वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। क्लोन एग्जैक्टली वो क्लोन नहीं है, उसमें तुमने खुद के नए फीचर्स ऐड किए तो वो शोकेस कर सकते हो, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि एग्जैक्टली तुमने क्या बनाया। सो वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो हिमांशु, आपने मतलब आपकी ये जर्नी बहुत मतलब इंस्पायरिंग है, बट इसमें अगर आपने मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स भी की होगी इनिशियल स्टेज में, तो वो मिस्टेक्स आप अगर आप फिगर आउट करना चाहो तो डेफिनेटली हाँ, मैंने भी काफ़ी मिस्टेक किया। ऐसा नहीं कि मेरी जो जर्नी थी वो परफेक्ट जर्नी है या फिर तुम्हें भी ऐसी जर्नी करनी है। सब अपने अपने तरीके से एक वे चूज़ करते हैं, अलग अलग तरीक़ों को एक्सप्लोर करते हैं। उनको जो बिलीव होता है कि ये चीज़ करने से मुझे डेफिनेटली फ़ायदा होगा तो वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज ऑफ माई लाइफ मैंने काफ़ी गलतियाँ की। फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम किया। अब वो बता ही सभी को पता होता है वो कौन सा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। सो वो वेस्ट ऑफ टाइम मैंने भी किया, मेरा भी उसमें कोई रिजल्ट आया नहीं एग्जैक्टली एट द एंड, बट वही है कि मैंने भी फर्स्ट ईयर पूरा उसमें वेस्ट चला गया। तो तुम अगर फर्स्ट ईयर का प्रॉपर यूज़ कर सको, भले ही चीज़ें तुम एक्सप्लोर करो, थोड़ी चीज़ें नई चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि तुमने डेफिनेटली 2 साल मेहनत करके तुम इस कॉलेज में आए हो, तो बट उसके साथ साथ में थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो कि वो इनिशियल स्टेज ऑफ, क्योंकि वो तुम्हें बाद में एज देगा कि तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो एज आएगा तुम में। भले तुम सेकंड ईयर से भी अच्छे से स्टार्ट करो, तो फिर वही है, मैंने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया और फिर सेकंड थर्ड ईयर प्रॉपरली मेहनत की। उस टाइम पे तो कोविड भी था, सो घर पे बैठे थे तो कुछ करने को था नहीं, तो मैंने उस टाइम पे फिर डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया। मैंने एंड्रॉयड भी पहले मैंने इनिशियली एंड्रॉयड एक्सप्लोर किया, बट उसमें मेरा लैपटॉप भी इतना अच्छा नहीं था और मुझे इंटरेस्ट इतना बन नहीं रहा था कि भले ठीक है तुम ऐप बना लो, बट मुझे एग्जैक्ट आउटपुट दिख रहा था उसका, बट वो सिमुलेटर में था, सो मुझे इतना मज़ा आया नहीं। बट वेब डेवलपमेंट मैंने जब एक्सप्लोर किया तो उसमें मैं जैसे यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मुझे एक वेबसाइट पे उसका एग्जैक्ट कोड वहाँ पे मुझे देखने मिलता है, तो वो मुझे एक्साइटिंग लगा। तो फिर मैंने उसमें वो डिग डाउन किया कि फ्रंट एंड क्या होता है, फिर बैक एंड क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखी, डाटाबेस कैसे वर्क करता है। सो वो एक डेफिनेटली मेरा एक अच्छा चीज़ था। उसके बाद में मैंने भी
मैं सेकंड ईयर में सीपी करता था, तो मैं सेकंड ईयर पूरा सीपी किया, तो वो एक मुझे फ़ायदा था। बट उस टाइम पे मैंने फिर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर उस टाइम पे कुछ डेवलपमेंट सीखा नहीं सेकंड ईयर में। सो दैट्स वाई मैंने थर्ड ईयर में कोई इंटर्नशिप थी नहीं मेरे पास। मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप में मेरी फाइनल ईयर में थी। सो वो एक मेरी, मैं गलती नहीं मान सकता हूँ, बट मुझे वो बात भी एक्सप्लोर करना था कि मैं थर्ड ईयर में भी कोई एक इंटर्नशिप करना चाहता था। बट उस टाइम पे मेरे पास कोई डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, ओनली सीपी का एक्सपीरियंस था। सो उस टाइम पे मुझे कोई इंटर्नशिप मिली नहीं। सो दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली द मिस्टेक, बट या यू कैन से। सो फाइनल ईयर में मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, एंड देन फिर मैंने उस टाइम पे भी काफ़ी इंटरव्यूज एंड काफ़ी कोडिंग टेस्ट दिए। एंड मेरी एक गलती मैं मानता था कि मतलब इनिशियल स्टेज में, जैसे कि सेकंड ईयर में मैं अपसॉल्व नहीं करता था कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस। मतलब ठीक है, जितने मेरे से बने मैं उतना ही देखता था और फिर छोड़ देता था उस कॉन्टेस्ट को। सो वैसा नहीं करना है। मतलब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो, उसमें समझो 4 सवाल है, तुमसे 2 बने, 2 नहीं बने, तो फिर तुम क्या करो कि तुम जो थर्ड वाला सवाल है वो देखो कि तुम क्या नहीं कर पा रहे थे, तुम उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था। कल चल के तुम्हें अगर वही कॉन्सेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है अलग से, या फिर तुम्हारे कोडिंग टेस्ट में आ जाए, तो तुम्हें सॉल्व करते आना चाहिए। तो तुम उसको प्रिपेयर करो कि उसमें देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट मिस हो रहा था तुमसे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दो। तो उसको अपसॉल्व करना बोलते हैं। तो अपसॉल्व तुम डेफिनेटली करो, जो मैंने इनिशियली नहीं किया था, बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मैंने वो स्टार्ट किया था, तो वो डेफिनेटली मुझे हेल्प करा। सो तुम्हें उसी तरीके से तुम्हें नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता है और तुम्हें सीखना चाहिए। जैसे बिट मैनिपुलेशन हो गया, जैसे सीपी के कुछ और एडवांस एल्गोरिथम्स हो गए जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे अगर तुम्हें सीपी में और प्रोग्रेस करनी है। सो वो डेफिनेटली काम किया मेरे लिए। ये सारी मिस्टेक्स थी। एक्चुअली एंड मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। और पर्सनली लाइक मे बी जो आपने फर्स्ट ईयर में किया वो मैंने सेकेंड ईयर तक कंटिन्यू करा था। एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टरवर्ड्स जो है एक मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि भाई दिस इज़ नॉट एक्चुअली द राइट थिंग, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स आप लग जाते हो। तो मे बी मतलब जूनियर्स को वही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो चीज़ें मतलब आपको करियर में ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। एक्चुअली वो चीज़ आ जाएगी ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में वो चीज़ें करते बैठोगे तो तुम एग्जैक्टली जो तुम्हें लाइफ में करना है पूरी लाइफ भर वो तुम मिस कर जाओगे। सो इनिशियल स्टेज ऑफ करियर पे तुम्हारी पढ़ाई और तुम प्लेसमेंट से फोकस करो। बाकी बाद में फिर ज़िंदगी में करना ही क्या है, वही तो काम करना है। मतलब और वो पूरी ज़िंदगी पड़ी उस काम करने के लिए, तो वही चीज़ है। और अगर तुम अच्छी प्लेसमेंट्स या फिर जो भी तुम निकालना चाहते हो अभी अगर निकाल लो, सो वो चीज़ें डेफिनेटली आ जाती है। वो मतलब वो पीछा ही नहीं छोड़ती, फिर तो तुम इतने पागल हो जाओगे। तो वही फोकस करो। एग्जैक्टली मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं कि लाइक आपका जो रिज्यूमे है उस पर आप मतलब कुछ जूनियर्स को एडवाइस देना चाहोगे कि लाइक आपका रिज्यूमे किस वजह से शॉर्ट लिस्ट नहीं होता था, या फिर कहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुआ तो किस वजह से हुआ, ताकि जूनियर्स लोगों को आइडिया लग जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको, राइट। डेफिनेटली। सो मेरा प्रोफाइल एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर था, तो मैं उस तरीके से बताऊंगा। अगर किसी का ओपन सोर्स, जैसे कि विवेक का ओपन सोर्स का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसने प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं, तो वो उसके पर्सपेक्टिव में बताएगा। मैं अगर मेरा बताना चाहूँ तो मैंने रेज्यूमे पहले मैंने नोवो रेज्यूमे इस सारे वेबसाइट से बनाए थे रेज्यूमे, बट वो कहीं पे शॉर्टलिस्ट हो नहीं रहे थे। सो क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ATS नाम की चीज़ होती है, तो ATS कंपनीज लगाती है कि उन्हें मैन्युअली चेक ना करना पड़े हर एक रेज्यूमे। सो वो ATS नाम की एक मशीन होती है, तो उसमें वो रेज्यूमे भेज देते हैं और उसमें से उनको प्रॉपर जो कैंडिडेट्स के उनको कीवर्ड्स चाहिए वो उनको कीवर्ड्स वाले रेज्यूमेज उनको एट द एंड मिल जाते हैं। सो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि कुछ टेम्पलेट्स जैसे कि ओवरलीफ हो गया, उस पर DD रेज्यूमे बोल के है, वो काफ़ी यूज़ होता है। एक सिंगल कॉलम वाला भी होता है। तो ये सारे रेज्यूमेज ATS फ्रेंडली होते हैं, तो ये यूज़ करने चाहिए। ना कि तो तुम गूगल डॉक्स पे बनाओगे या फिर जो तुम नोवो रेज्यूमे बनाओगे, ये सारे मतलब इतने ATS फ्रेंडली होते नहीं है, और वो जब हमारा ATS की मशीन के थ्रू पास होते हैं तो वो प्रॉपरली स्कैन होते नहीं है। सो ओवरलीफ वाले जो है वो उसको लेटेक्स कोडिंग लगती है, बट तुम वो सीख लोगे, उसका कोई इतना इशू है नहीं। तो ओवरलीफ पे बनाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेम्पलेट जो भी है, और उसके साथ में तुम कौन सी चीज़ें मैटर करती है जो तुम्हें आगे दिखानी है रिक्रूटर को कि ये सारी चीज़ें मैंने की है। तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बताना है कि तुमने DSA अच्छा खासा किया है, क्योंकि वो एक मेजर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कंपनीज का, कि अगर इसको आता है तभी हम इसको रिक्रूटर्स आगे भेजेंगे तुम्हारे रिज्यूमे कि ये बंदा कैपेबल है इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए। तो उसको दिखना चाहिए कि हमने DSA किया है, हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे यूनिक प्रोजेक्ट्स है और थोड़ी बहुत हमारी अचीवमेंट्स है।
तो ये सारी चीज़ें हमें रिज्यूमे में लिखनी होती है। तो मैं 4 से 5 चीज़ें बता देता हूँ कि मेजरली कौन सी चीज़ें तुम्हें लिखनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया तुम्हारा बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड। सो तुम कौन सी कॉलेज से बिलोंग करते हो, भले तुम ठीक है 10th-12th का ना लिखो, बट तुम कौन से कॉलेज से और तुम्हारा CGPA क्या है वो बताना ज़रूरी होता है। उसके बाद में होता है कि तुम्हारी अगर कुछ कोडिंग प्रोफाइल्स है, जैसे कि कोडशेप, लीड कोड फोर्सेस, ये सारी तुम्हारी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी इतना कोई मेजर क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर होगी तो तुम डाल देना। तो वो एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद में आते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स और तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस। अगर तुमने इंटर्नशिप की है तो तुम इंटर्नशिप भी डाल सकते हो, उसके बारे में डिस्क्राइब करो कि तुमने कहाँ पे इंटर्नशिप की है, तुम्हारा वर्क क्या था एग्जैक्टली, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस इंटर्नशिप में। उसके बाद में आता है वर्क प्रोजेक्ट्स, जो तुमने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए, भले तुम्हारा माइनर प्रोजेक्ट हो, मेजर प्रोजेक्ट हो, उसको मेंशन करो, या फिर तुम्हारा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो तो उसको मेंशन करो कि तुमने क्या बना एग्जैक्टली, उसके लिंक्स प्रोवाइड करो कि ये मेरी लिंक है, ये लाइव लिंक है, ये गिटहब लिंक है। सो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो कि तुमने एग्जैक्टली उसमें यूनिक क्या किया, अगर तुम क्लोन बनाया तो तुमने एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी क्या ऐड की तुमने उसमें, या फिर तुमने कोई एक नई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की तो उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, तुमने कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया, वो सारी चीज़ें तुम्हें इंक्लूड करनी होगी। तभी आगे वाले को समझ में आएगा कि इसने कौन से टेक स्टैक पे काम किया है। और फिर उसके बाद में आता है अचीवमेंट्स। अगर तुमने कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन में तुम्हारा रैंक अच्छा आया है, या फिर तुमने ACM ICPC में रीजनल्स तक गए हो, या फिर तुमने कोई प्लेटफॉर्म पे तुम कोड फोर्सेस पे तुम्हारे एक्सपर्ट हो, या फिर 4 स्टार 5 स्टार हो, तो वो सारी चीज़ें मेंशन की है तो उनको एक वैलिडिटी लगता है कि बंदे ने कुछ किया है तो उसको हम आगे भेज सकते हैं, वो निकाल पाएगा इंटरव्यूज़। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें रेज्यूमे में मेंशन करनी होती है। ये मोटा मोटा मैंने बता दिया, बट डेफिनेटली हर एक बंदे के अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, उसके प्रोजेक्ट्स अलग होंगे, उसका वर्क एक्सपीरियंस अलग होगा। सो ये सारी चीज़ें तुम रेज्यूमे में डाल सकते हो, और ये मेजर क्राइटेरिया होता है रेज्यूमे सिलेक्शन का। सो यस, सही बात है। एंड लाइक अब जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके लिए भी आंसर करना डिफ़िकल्ट होगा, और जो लोग देख रहे हैं वो भी डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए भी, कि अगर मतलब 2nd-3rd ईयर में कोई पर्सन है, उसने आज तक कुछ नहीं किया है, जिसका मतलब आपने मतलब कह सकते हो कि उसने 2-3 साल मज़े ही किए, ठीक है, और अब उसको प्लेसमेंट का जो है जुनून आ गया कि भाई अब कुछ करना है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ कर सकते हैं? वो आप इस तरह के कह सकते हो कि लाइक मैं अगर 2-3 साल पहले होता तो मैं क्या करता, राइट? सो अगर तुमने 2 साल 3 साल, अगर कोई बंदा है जिसने इनिशियली वेस्ट कर दिया, उसका फाइनल ईयर आ रहा है पास में, और उसको लग रहा है कि अभी प्लेसमेंट्स आनी है और मुझे अच्छी कंपनी में जाना है। सो बेसिकली अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो मैं तुम्हें 4 चीज़ें बता देता हूँ। 4 चीज़ें तुम्हें कोई भी कंपनी पूछेगी, या फिर वो चेक करेगी तुम्हें कि ये 4 चीज़ें है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगी तुम्हें DSA आता है या नहीं। सो DSA अब जैसे कि हम इस बंदे की बात करें जिसने 2 या 3 साल उसने वेस्ट कर दिए, सो उसको DSA करना तो इंपॉर्टेंट है। सो सारा DSA तो 1 साल या फिर 6 महीने में कर नहीं सकता है। सो जितना बेसिक DSA पूछा जाता है मीडियम लेवल तक, ट्रीज ग्राफ्स तक का, इतना मैं बोलूँगा कि उस बंदे ने प्रिपेयर करना चाहिए। उसके ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, तुम स्ट्राइवर्स का रिसोर्स अवेलेबल यूज़ कर सकते हो, उसकी SD शीट यूज़ कर सकते हो, जो कि कम टाइम में हो जाएगा, बट उसके लिए भी प्री रिक्विजिट्स है कुछ कि तुम्हें बेसिक DSA चीज़ें आनी चाहिए, जैसे लिंक लिस्ट, ट्रीज कि उसमें नोड क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। DP थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। तो वो हो गया तुम्हारा DSA में कवर। उसके बाद में आता है 2nd पॉइंट, तुम्हारा प्रोजेक्ट्स। तुमने ठीक है तुम्हारे पास 6 महीने बचे, बट तुम 1 महीना देके या फिर 2 महीना देके कोई एक प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन मिला है तुम्हें, उसको देख के तुम खुद से सीखो, और तुम उसमें एक या दो नई फंक्शनलिटी ऐड करो जो तुमने सीखा है। अब तुम डेफिनेटली इसमें 3 से 4 पाथ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो कि तुम वेब में भी जाओगे, तुम एंड्रॉयड में भी जाओगे। कोई एक पाथ चूज करो, उसमें तुम्हारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो कि ये प्रोजेक्ट हम आगे वाले को जब इंटरव्यू में डिस्कस होगा हम बता सकते हैं कि हमने इसमें ये चीज़ फंक्शनलिटी ऐड की और ये हमारा यूनिक फीचर है हमारे इसमें। सो ये एक हो गया। फिर 3rd आता है तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स। अब तुम अगर इतना ही तुमने वेस्ट किया है तो थोड़ा बहुत तुम ज़्यादा टाइम देना होगा तुम्हें। दिन में अगर तुम पहले पढ़ते नहीं थे तो हम तुम्हें 8 से 10 घंटे तुम्हें डेफिनेटली इसकी तरफ देने होंगे, तभी जाके योग्य चीज़ है। तो तुम दिन का एक घंटा तो भी अलाउट करना चाहिए कि तुम कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ो कि क्या चीज़ें OS में, कैसे OS वर्क करता है, कैसे ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, क्योंकि मेजरली इंटरव्यूज, सर्विस बेस्ड इंटरव्यूज़ में ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, DBMS वाले कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। सो वो चीज़ें तुम डेफिनेटली रोज़ आधा घंटा या फिर 1 घंटा तुम्हें देना चाहिए उसके लिए कि तुम वो पढ़ो। और फिर बचा हुआ 4th है कि तुम तुम्हारी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो कि जो भी तुम्हें टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा उसमें तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके अलग अलग डिफरेंट
सोल्यूशन एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं। सो उसको थिंक करो कि ऐसा नहीं है कि एक वे मिल गया तो हम बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। उसको और सोचो कि अगर ठीक है तुम उसको प्रायोरिटी की यूज़ करके सॉल्व कर पा रहे हो तो हीप यूज़ करके सॉल्व कर पा रहे हो, तो बट कोई और भी वे होगा उसका, ट्री से या फिर ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो वो सारी चीज़ें भी सोचनी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इंटरव्यू तुम्हें एक अप्रोच पूछ लेगा, बट उसको अगर उसने अगर ऑप्टिमाइज वाली पूछ ली, ब्रूट फोर्स के आगे ऑप्टिमाइज वाली पूछ ली, तो तुम्हारी वहाँ पे हमें बोलते आना चाहिए कि हमें भी और अप्रोच आती है। सो वो एक डेफिनेटली मैटर करेगा। सो ये 3 से 4 चीज़ें ही मैं कंसिडर करूँगा कि अगर सारे किसी बच्चे ने 2 साल वेस्ट करी है तो ये 6 से 8 महीने या फिर 1 साल में ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो डेफिनेटली 4 ईयर के स्टार्टिंग में तुम जब कंपनी जाती है तुम प्रिपेयर हो गए इस सारी चीज़ों के लिए। सो यही है, जितना टाइम दे सको दे दो। सही बात है। ये चीज़ मतलब एक मैक्सिमम 6 to 1 ईयर लग सकता है किसी को, मतलब स्टार्टिंग से अगर को कर रहे हैं तो ज़्यादा भी लग सकता है, बट वो डिपेंड्स करता है पर्सनालिटी पे कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर कोई जूनियर्स को आपको कुछ एडवाइस देना हो कि ये चीज़ें मैंने गलत की थी बट ये कर सकते हो आप, और या फिर ये इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आपने सीपी की है तो आप सीपी में कुछ गाइडेंस दे सकते हो कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोकस कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी हो। डेफिनेटली मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो बता दी, बट जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि अब तुम कोडिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुमसे अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, बट उसके बाद में 4th क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व हो नहीं रहा तो तुम उसको लगे रहो कि यानी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, उसका सोल्यूशन देखो, उसको डिस्कस सोल्यूशन में जाओ, डिस्कस सेक्शन में जाओ, देखो कि कौन सा उसने आगे वाले ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि उससे ही वो सॉल्व हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन पढ़ोगे फिर तीसरे दिन अगर तुमने किया नहीं तो फिर चौथे दिन से तुम पढ़ोगे ही नहीं। सो चौथे दिन भी तुम्हें ये सोचना है कि ठीक है तीसरे दिन हम नहीं पढ़े, बट हमें मतलब वो कंसिस्टेंटली बिल्ड करना है। ठीक है 1-2 दिन गैप आएगा बीच में, कभी तुम्हें लो फील होगा, बट एट द एंड जो तुम्हें कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट मिलेगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई भी चीज़ में लगाओ डेफिनेटली तुम्हें एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेटर प्रोडक्ट होगा जो तुम नॉर्मल वे में जाते हो उससे। सो कंसिस्टेंसी एक मैं चीज़ कहूँगा कि कोई भी चीज़ करो बट उसमें कंसिस्टेंट रहो। ठीक है तुम पढ़ रहे हो उसमें भी कंसिस्टेंट रहो, या फिर दूसरी और कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंट रहो। सेकंड चीज़ है कि तुम्हें रिजेक्शन से डरना नहीं है। मतलब ठीक है आते हैं रिजेक्शंस, तुम्हें लो फील होगा कि मेरा हो नहीं रहा है, बाकी सबका हो रहा है, मेरे सारे जूनियर्स का हो गया, मेरे सारे क्लासमेट्स हैं उनका हो गया, बट मेरा ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ से डरना नहीं है। एक पॉइंट आएगा, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको तुम्हें फोड़ना ही, ये सोच के चलना है कि उस पॉइंट तक हमें इतना अच्छा बन जाना है कि हम वो पॉइंट पे फोड़ देंगे सारा कुछ। सो वो एक तुम्हें बिल्ड करना है। और थर्ड है कि तुम मतलब ठीक है कितना भी कर लो बट एट द एंड खुद पे बिलीव करना भी इंपॉर्टेंट है, कि खुद पे बिलीव होना चाहिए तुम्हें कि तुम उस चीज़ को फोड़ सकते हो या फिर वो तुम कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी, गूगल बहुत बड़ी कंपनी, ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचना नहीं है। तुम खुद में तुम्हारा बिलीव रखो कि तुम इतना पढ़ो कि तुम कंपनी तुम्हारे पास आएगी, बोलेगी चलो ज्वाइन करो। सो इतना पढ़ना चाहिए तुम्हें। अगर किसी को इसमें भी मोटिवेशन अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे टीसीएस ने रिजेक्ट किया था, मुझे कॉग्निजेंट ने रिजेक्ट किया था, मुझे कैपजेमिनी ने भी रिजेक्ट किया था। तो इनिशियल स्टेज ऑफ करियर पे मुझे जब 4th ईयर में मैं इतना पढ़ के आ चुका हूँ, फिर भी अगर मुझे ये कंपनी रिजेक्ट कर रही है तो फिर मैं बहुत उस टाइम पे लो हो चुका था। सो ये तुम्हें सोचना नहीं कि यही कंपनीज में अगर नहीं हो रहा है तो फिर बड़ी कंपनीज में कैसा होगा। सो आज मेरा अगर लगा है तो वही है कि मतलब मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ते रहा और सोचता रहा कि हो जाएगा, मतलब मैं भी निकाल सकता हूँ। ठीक है मुझे टीसीएस ले नहीं रही है, बट बाकी कंपनीज डेफिनेटली मेरे को उनको पता है मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ। सो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सही बात है। मतलब सही बात कही हिमांशु ने कि भाई सर्विस बेस्ड कंपनी काफ़ी इवन ये क्या होता है कि दो कंपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है हर कंपनी की, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चाहिए डीएसए एंड सर्विस बेस्ड कंपनी को चाहिए जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और फंडामेंटल्स होते हैं वो। तो काफ़ी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं टीसीएस में रिजेक्ट हुआ था। इवन कोड वीटा करके आता है, उसमें भी इंटरव्यूज़ मेरे हुए थे बट रिजेक्ट हुआ था 2nd ईयर में ही। एंड मतलब ये सारी चीज़ें है ना ऐसी है कि आप जिस पे प्रिपेयर कर रहे हो ना वो रास्ता शायद वो कंपनी ही आपको नहीं चाहती है, वो कंपनी ही आपको बुलाना नहीं चाहती, बिकॉज आप उसकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, अगर आप कुछ सीख रहे हो ना तो आप कहीं ना कहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको वर्क करते रहना है। एंड
एंड ऑल्सो लाइक कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है दूसरी चीज़ों में, स्पेशली कॉलेज की जो फर्स्ट सेकेंड ईयर वाली चीज़ें होती है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना ऑप्टिमाइज़ कर सको अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना है। एंड ऑल्सो लाइक अगर आप थोड़ा बहुत बता सको कि लाइक आप आई थिंक हमारे टाइम तो कोविड था तो कॉलेज वगैरह बंद थी, बट आप वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि लाइक टाइम मैनेज कैसे करें ड्यूरिंग द कॉलेज। यस यस। सो टाइम मैंने तो फर्स्ट ईयर में मुझे इतना टाइम तो मिला नहीं था कि मैं कोडिंग कर पाऊँ, क्योंकि होता क्या है कि हम जो सुबह जाते कॉलेज में और फिर शाम में आते थे 5-6 बजे, उसके बाद में मन नहीं करता है पढ़ने का। बट तुम्हें अगर टाइम मैनेज करना ही है तो तुम डेफिनेटली दिन के 2 से 3 घंटे तुम्हें सेपरेट करने पड़ेंगे कि ठीक है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगर कोई लेक्चर्स, अब जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं सभी को पता होता है कि लेक्चर्स तो होते नहीं है, बंक करते सारे बच्चे। सो वो टाइम को तुम एक यूटिलाइज कर सकते हो कि तुम कॉलेज लैब में, कंप्यूटर लैब में जाके बैठ सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो साथ में दिन में एक यही करना है कि दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व लेना है, और उसको जब भी तुम्हारे पास खाली टाइम है, बट तुम लैपटॉप नहीं चला सकते हो बट खाली टाइम है, सो वो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना कि इसका डिफरेंट वेज कैसे हो सकते हैं। और फिर जब तुम कॉलेज से आ जाओ तो तुम्हें 3 घंटे तुम्हारे अलग से होने चाहिए कि भाई ये 3 घंटे में मैं कुछ भी हो जाए, ये 3 घंटे में तो पढ़ूंगा ही। उसके बाद में कुछ हो जाए, कोई भी कुछ आ जाए, कोई भी दोस्त आ जाए बोले कि चलना है घूमने, तो वो तुम्हें खुद की एक साइड रखना पड़ेगा कि ये साइड में मैंने 3 घंटे निकाल के रख दिए, ये तो 3 घंटे में मेरे खुद के और मैं मेरे प्लेसमेंट्स को ही दूंगा। बाकी फिर दिन भर में तुम कुछ भी करो, तुम जो चाहे तुम्हें जो करना है लाइफ में, या फिर कोई सोसाइटीज ज्वाइन करो, या फिर कॉलेज ज्वाइन करो, कॉलेज में अगर कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो अटेंड करो, बट वो 3 घंटे को किसी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो अगर ये 3 घंटे अगर तुम रोज़ दोगे, साल भर दोगे, तो उसका डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट तुम्हें एट द एंड मिलेगा। डेफिनेटली यार, स्पेशली अगर Tier 3 कॉलेज से हो तो उतने अच्छे फैकल्टी भी नहीं होते, तो बंक भी कर सकते हो। मतलब मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बट अगर आप सभी को पता होता है कि एग्जाम के अगर एक वीक पहले तुम पढ़ते हो तो तुम्हें अगर पूरा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, मतलब पूरा एकेडमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तुम एग्जाम के एक वीक पहले निकाल सकते हो। अगर फाइनल एग्जाम से तो 15 दिन पहले निकाल सकते हो। सो वो टाइम को जब तुम्हारा सारा खाली टाइम है तो उसको तुम इसमें यूटिलाइज कर लो। एंड अभी आपको मतलब हिमांशु कुछ आपकी तरफ से कुछ शेयर करना है कोई भी चीज़ तो आप कर सकते हो यार। दिल से एक चीज़ बात करनी तो ठीक है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, बट डेफिनेटली तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा एक प्रायोरिटी तुम्हें लाइफ में देनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें उन्होंने स्टार्टिंग से पाला बड़ा किया है, और तुमने उनको एक, ठीक है कितना भी कोई भी कंपनी ले लो, बट तुम्हें उनको गिव बैक करना ही है। सो ऐसा सोचो ना कि तुम एक कितना अच्छा तुम्हें अगर होगा कि तुम उनको उनके सारे सपने पूरे कर पाओ। सो एक तुम्हारी डेफिनेटली तुम प्रायोरिटी रखना चाहिए लाइफ में, भले ठीक है कोई भी और प्रायोरिटी हो, तुम्हारे पार्टनर हो तुम्हारा, या फिर तुम्हारी कंपनी का कोई काम हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, बट तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ की काम पड़े तो तुम डेफिनेटली उनके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने चाहिए। सो वो चीज़ मुझे लगती है कि काफ़ी लोग मिस करते हैं, सो वो तुम ध्यान में रख सकते हो। एग्जैक्टली यार, ये एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस का हो गया कि लाइक थोड़ी सी वर्क लाइफ बैलेंस अपने पर्सनल वर्क के लिए भी यूज़ करनी चाहिए, यूटिलाइज करनी चाहिए। डेफिनेटली हिमांशु, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड ये पॉडकास्ट जो है पर्सनली, यस एग्जैक्टली, एंड ये पॉडकास्ट जो है वो पर्सनली मुझे भी पसंद आई, बिकॉज मैं भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ आपसे। एंड मुझे आई एम श्योर कि लाइक जूनियर्स को ये देखेंगे तो उसको बहुत नई चीज़ें भी जानने को मिलेगी कि भाई ऐसे भी होता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये हेल्प करेगा जूनियर्स को। डेफिनेटली पॉडकास्ट मुझे भी करके अच्छा लगा, और मुझे आपसे भी बहुत चीज़ें सीखने मिली, और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस था, और मुझे डेफिनेटली मज़ा आया इसमें करने में। अरे थैंक यू सो मच। एंड लाइक ऑल्सो अगर आपको हिमांशु की जो है लिंक्डइन वगैरह की सोशल मीडिया की लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऑल्सो आप उसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करिएगा, कोडिंग बडी नाम है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उस पर आप रेगुलर आप अपडेट देख सकते हो कि भाई कौन कौन से कॉन्टेस्ट जो है कॉम्पिटिटिव साइट पे जो है होने वाले हैं। तो डेफिनेटली हेल्प करता है, मैं खुद डेली यूज़ करता हूँ उसको चेक करने के लिए। एंड अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।